तो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दृष्टि पब्लिकेशन का विविध, जो कि ये भाग 2 है और भाग 1 यानी पार्ट 1 इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो पिछला वीडियो है उसमें हम कांग्रेस का अधिवेशन चला रहे थे और 1931 का कराची अधिवेशन तक हम करा चुके थे। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, आपसे बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। और साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम टॉपिक पर चलते हैं। और देखिए दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हो, जैसे SSC हो गया, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो गया, या आप BPSC या UPSC का भी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, जो कि आज हम करा रहे हैं, क्योंकि ये दृष्टि पब्लिकेशन का है, दृष्टि IAS का। तो जो विकास द्विवेदी सर कराते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 1931 का कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल इसमें अध्यक्ष रहे थे। ये कराची में हुआ था और इसमें क्या किया गया था, तो मूल अधिकार की प्रस्ताव रखा गया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ था। जो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी के और इरविन के बीच जो 1931 में समझौता हुआ था, उसी का अनुमोदन हुआ था इसी अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में ही। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आगे का। तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन, तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, तो मुख्य बिंदु है इसमें, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। इसी अधिवेशन में क्या किया था जवाहरलाल नेहरू ने, समाजवाद को, जो समाजवाद है सोशलिज्म, उसको क्या किया था, उसको भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। यानी भारत का जो इंडिया का प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का एक की बताया कि ये एक चाबी है। कौन, समाजवाद यानी सोशलिज्म। कौन, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, जिसने इसकी अध्यक्षता की थी 1936 अधिवेशन की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1936 से 37 जो अधिवेशन हुआ फैजपुर में हुआ, इसको 1937 का अधिवेशन भी कह सकते हैं कि कहाँ हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन। और आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ये, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। और क्यों रिपीट होते रहता है, उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि ये प्रथम अधिवेशन था जो एकमात्र गांव में आयोजित हुआ था। इससे पहले कोई भी अधिवेशन गांव में आयोजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो गांव में आयोजित होने वाला एक अधिवेशन कौन था, 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। तो आइए देख लेते हैं 1938 का और 1939 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो उसको भी देख लेते हैं एक नज़र। तो आइए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1938 का अधिवेशन जो हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। यानी जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या किया गया, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। ठीक है, यानी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि हिंदी भाषा के लिए, जो हम लोग का मातृभाषा है, ठीक है, मदर लैंग्वेज हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज, उसके लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। फिर है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो त्रिपुरी में हुआ था 1939 का, इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे डेट भी। तो चलिए देख लेते हैं। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसमें क्या किया गया था कि कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं 1940 का अधिवेशन। ठीक है, और दोस्तों हर पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं 1940 का जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। और दोस्तों इसमें मुख्य बिंदु हो जाता है कि ये अधिवेशन जो था लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इस अधिवेशन में रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 1946 का अधिवेशन जो मेरठ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य JB कृपलानी।
ठीक है। आचार्य JB कृपलानी 1946 के मेरठ अधिवेशन के समय अध्यक्ष थे। ठीक है, इसीलिए प्रश्न बन भी जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, या SI का हो या आपका BPSC हो, वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर का या क्वेश्चन बैंक लेके देखिएगा, आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। आचार्य JB कृपलानी अध्यक्षता किए थे और इसमें मुख्य बिंदु बन जाता है कि आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है विभिन्न किसान आंदोलन एक नज़र में, यानी जितना भी उस समय किसान आंदोलन हुआ था उसको एक नज़र में देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है आंदोलन, उसके बाद वर्ष के किस वर्ष वो आंदोलन हुआ और प्रभावित क्षेत्र यानी किस किस क्षेत्र में प्रभावित था, कौन कौन क्षेत्र में ये हुआ था, और नेतृत्व यानी लीडरशिप कौन कर रहा था उस समय, और इसका कारण था, रीजन क्या था, वो भी देख लेंगे। और प्रगति, दिशा और परिणाम यानी प्रोग्रेस क्या हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, क्या उसका रिजल्ट निकला, वो भी हम बिंदु देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट में है रंगपुर विद्रोह। तो रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। कब हुआ था? 1783 में। और प्रभावित क्षेत्र था बंगाल का दिनाजपुर। बंगाल में एक दिनाजपुर था, वही प्रभावित था रंगपुर विद्रोह से, जो कि 1783 में हुआ था। और इसके नेतृत्व कौन थे, लीडरशिप कौन कर रहे थे, तो धीरज नारायण नूरुद्दीन कर रहे थे। ठीक है, और इसका कारण क्या था रंगपुर विद्रोह का? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया था, यानी टैक्स बढ़ा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार पर, जिसका बोझ अंत में किसानों पर ही पड़ा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट, प्रगति, दिशा और परिणाम। इसमें क्या हुआ, किसानों ने कचहरियों, खाद्यान्न भंडारों और सरकारी पदाधिकारियों पर आक्रमण किया और अपनी सरकार बनाई। ये तो जाहिर सी बात है, होना ही था जब ऐसा हुआ तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा विद्रोह हुआ? मोपला विद्रोह। ठीक है, तो देखिए प्रथम चरण इसका 1836 में हुआ था, इसका दूसरा चरण हुआ था मोपला विद्रोह का, जो 1921-22 में हुआ था, और अली मुसलियार उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उस समय थे, और वो केरल में हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए मोपला विद्रोह का प्रथम चरण जो हुआ था 1836 में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? मलाबार। मलाबार कहाँ है? केरल में पड़ता है, मलाबार तट केरल के पास ही पड़ता है। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू किया गया इसमें। ठीक है, अब इसमें कारण ये तो कारण हो गया कि अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना, यही कारण था कि मोपला विद्रोह हुआ प्रथम चरण वाला 1836 में। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला और उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सन 1836 में विद्रोह हुआ और अधिकारियों व बिचौलियों पर हमला किया गया। कई वर्षों तक ब्रिटिश सेना इन्हें दबा न सकी। ठीक है, यानी बहुत वर्ष तक ब्रिटिश का जो अंग्रेज सेना थी वो इसे दबा भी नहीं सकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नील विद्रोह, जो कि 1859 से 60 में हुआ था। तो नील विद्रोह में क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। तो नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था, ये बंगाल में हुआ था, और इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह के। एक नील आंदोलन आता है, एक नील विद्रोह आता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन मत खाइएगा। नील विद्रोह कहेगा तो 1859 से 60 में इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, इसमें कारण क्या हुआ? तो यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, यानी जितने भी यूरोपीय लोग थे वो आ गए और किसानों से ज़बरदस्ती बलपूर्वक नील की खेती करवा रहे थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। आगे चलकर धीरे धीरे इसी से रिलेटेड आ जाता है, जो नील की खेती कराने लगा बिहार में, तो राजकुमार शुक्ल थे, गांधी जी को आमंत्रित किए, और तिनकठिया पद्धति उस समय चल रहा था, आप जान ही सकते हैं। तो आगे उसका भी जिक्र करेंगे जब आएगा वो टॉपिक। तो चलिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम फटाफट देखते हैं। तो देखिए इसका रीजन तो ये हो गया कि यूरोपीय लोग द्वारा किसानों से बलपूर्वक ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था, ये कारण था कि नील विद्रोह हुआ। और क्या हुआ इसका रिजल्ट? प्रारंभ में अर्जियाँ दी गई और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। लोगों ने क्या किया? लगान दिया जाता था वो बंद कर दिया। सन 1860 में यह विद्रोह समाप्त भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पावना विद्रोह। तो देखिए दोस्तों, पावना विद्रोह में क्या हुआ था? पावना विद्रोह से भी प्रभावित क्षेत्र बंगाल ही था, और ये 1873 से 76 तक चला। ठीक है, तो इसके प्रमुख नेता जो थे, नेतृत्वकर्ता, तो वो कौन कौन थे? तो ईशान चंद्र राय थे, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय थे। इसका कारण क्या था?
हिंसक घटनाएं न के बराबर हुई। सन 1885 में, यानी जिस समय कांग्रेस का गठन हुआ था उसी समय सन 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर राहत पहुंचाई गई। यानी बंगाल काश्तकारी कानून कब बनाया गया? 1885 में। कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस का जब स्थापना हुआ उसी समय बंगाल काश्तकारी कानून भी बनाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह के बारे में जान लीजिए कि दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले में। ठीक है, सतारा को कब किया गया था? तो 48 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, मिलाया गया था, जब मिलाया जा रहा था अपने में उस वक्त। तो ये भी आता है, सतारा को, संबलपुर को कब मिलाया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। झांसी को कब मिलाया गया, तो वो भी टॉपिक हम कराएंगे अगले वीडियो में। चलिए देख लेते हैं दक्कन विद्रोह। ये 1874 से 75 में हुआ। आपको दक्कन विद्रोह आ गया 1874 से 75 में, तो ये भी याद रखना है। 1874 में सर्वप्रथम कुल्टी में, पश्चिम बंगाल जो पड़ता है वहाँ पर लौह कारखाना लगाया गया था 1874 में कुल्टी में। ठीक है, टॉपिक से हम भटक नहीं रहे हैं, आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि एक नज़र वो भी देख लीजिए। चलिए, तो दक्कन विद्रोह 1874 से 75 में महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले में ये प्रभावित रहा। ठीक है, अफेक्टेड रहा। इसके नेतृत्वकर्ता यानी नेता जो गिरी कर रहे थे इसमें, यानी लीडरशिप जो निभा रहे थे, वो कौन थे? बाबा साहब देशमुख थे। किसमें? दक्कन विद्रोह में। ठीक है, अब देखिए इसमें कारण क्या हुआ, रीजन क्या हुआ? रैयतवाड़ी इलाके के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। यानी रैयतवाड़ी इलाके के जो किसान थे वो कर्ज अदायगी को लेकर महाजन जो थे उनके जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर कपास की खेती होती है। तो वही दिया है कि कपास की गिरती कीमतें, वहाँ पर कपास की कीमतें गिर गई थी और अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि कर दिया गया था। यही कारण था कि दक्कन विद्रोह हुआ था। ठीक है, महाजनों का सामाजिक बहिष्कार, ये परिणाम था कि महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, यानी सोशली रूप से उसको बहिष्कार कर दिया गया महाजन जो थे उनका। ठीक है, ये परिणाम हुआ। दक्कन कृषक राहत अधिनियम बना। 1879 में किसानों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ही इनको बुलाए थे, क्योंकि वहाँ पर तिनकठिया पद्धति लागू हो गया था। आइए इसके बारे में देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह ही चंपारण सत्याग्रह होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो चंपारण था। ठीक है, जो कि बिहार में पड़ता है। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी। ठीक है, इन जगहों पर नील की खेती किया जाता था। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र प्रभावित है। इसमें लीडरशिप कौन की है? तो महात्मा गांधी की है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कारण क्या था? तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। यानी जो 1 बीघा होता है, आमतौर पर हम लोग 20 कट्ठा कहते हैं, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर ये होता था, इसीलिए इसको तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो तिनकठिया प्रणाली के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ। अब इसमें परिणाम क्या निकलता है? तो परिणाम भी देख लीजिए। परिणाम इसमें हो जाता है कि गांधी जी का आगमन हुआ तथा एक आयोग द्वारा बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर सहमत हो गए। यही इसका परिणाम निकला कि गांधी जी का आगमन हुआ तथा एक आयोग द्वारा, एक कमीशन द्वारा बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर सहमत हो गए। ठीक है, तो यही रिजल्ट निकला। आगे चल के खेड़ा सत्याग्रह होता है जो कि 1918 में, और इसमें भी महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। ठीक है, इसमें जो खेड़ा है ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यही क्षेत्र प्रभावित था। तो इसमें महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल दोनों आदमी थे खेड़ा सत्याग्रह में। इसमें क्या कारण था कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ? तो फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। यानी क्या किया गया था? जो किसान थे वो खेती करते थे और फसल बर्बाद हो गया, उसके बावजूद भी सरकार क्या करता था? मालगुजारी वसूल करता था। इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अब इसमें क्या हो जाता है? रिजल्ट निकल के आता है कि गांधी जी ने कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों के लगान माफ़ कर दे तो जो लगान देने में सक्षम है वे पूरा लगान देंगे। यानी गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा इसमें कि यदि सरकार गरीब किसानों के लगान माफ़ यदि कर देते हैं, सरकार उस वक्त जो सरकार थी, तो जो लगान देने में सक्षम है वे पूरा लगान देंगे। इन्होंने अपना बात रखा। नेक्स्ट है
अवध किसान आंदोलन। तो अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ। ये कहाँ हुआ? तो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। और इसमें नेता थे झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। इसमें क्या कारण था कि अवध किसान आंदोलन हुआ? तो अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू किया गया। इसी के चलते अवध किसान आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी। ठीक है, अवध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, यही कारण था। और परिणाम क्या निकल के आता है? तो प्रतापगढ़ में नाई धोबी सेवा बंद, यानी नाई धोबी का जो काम रहता था वो सेवा देना बंद कर दिए, तथा सामाजिक बहिष्कार किया गया। बाबा रामचंद्र के जेल भेजने पर प्रदर्शन, यानी बाबा रामचंद्र को जेल भेज दिया गया तो प्रदर्शन भी हुआ। आइए देख लेते हैं एक्का आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्का आंदोलन भी। तो आइए देख लेते हैं एक्का आंदोलन 1921 से 22 में हुआ। ये कहाँ हुआ? तो बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में। ठीक है, तो एक्का आंदोलन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, दे देता है क्वेश्चन कि एक्का आंदोलन इनमें से किस जगह प्रभावित नहीं था। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन रहेगा, इन्हीं में से कोई 3 रहेगा और एक अलग दे देगा। तो बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में एक्का आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसके नेता कौन थे? तो मदारी पासी थे। एक्का आंदोलन के नेता मदारी पासी। और इसका कारण था एक्का आंदोलन होने का कि लगान में बढ़ोतरी, यानी टैक्स जो था उसमें क्या किया गया? टैक्स को बढ़ा दिया गया, इसीलिए एक्का आंदोलन हुआ 1921 से 22 में। ठीक है, इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल हुए। जो ये आंदोलन था इसमें क्या हुआ कि जाके इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल हो गए अंत में। ठीक है, नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण जो हुआ वो कब हुआ? 1921 में। पहला चरण 1836 में हुआ था, आप जानबे करते हैं, और मालाबार ही उससे प्रभावित क्षेत्र था। और द्वितीय चरण से ही मोपला विद्रोह जो हुआ इससे भी मालाबार क्षेत्र ही प्रभावित था और 1921 में हुआ। ठीक है, कभी कभी रेंज में 1921 से 22 भी दे देता है मोपला विद्रोह। ठीक है, इसके नेता कौन थे? अली मुसलियार, हमने पहले भी बता चुका था। चलिए देख लेते हैं इसका कारण क्या था। अधिक लगान व बेदखली, इसमें भी मोपला विद्रोह का कारण द्वितीय चरण का यही था कि अधिक लगान लगाया जा रहा था और बेदखली किया जा रहा था, इसीलिए मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण भी हुआ। इसमें रिजल्ट क्या निकला कि जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर व जमींदारों के घर पर हमला किया गया। बाद में इसका स्वरूप सांप्रदायिक हो गया। सन 1921 में विद्रोह को कुचल दिया गया। ठीक है, 1921 में ही विद्रोह को कुचल भी दिया गया। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ। और ये कहाँ हुआ? तो सूरत के बारदौली तालुका में हुआ। ठीक है, इसमें नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया? तो बारदौली की महिलाओं द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका कारण क्या था? लगान में बढ़ोतरी, यानी लगान में बढ़ोतरी कर दिया गया, इसीलिए बारदौली सत्याग्रह किया गया था। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। वल्लभ भाई के नेतृत्व में लगान अदा करने वाले किसानों के सामाजिक बहिष्कार का अस्त्र इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, बिहार में किसान आंदोलन। तो बिहार में किसान आंदोलन कई चरणों में हुआ। ठीक है, तो बिहार में भी हुआ। ठीक है, इसके बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता पूछता है, कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन, तो जान लीजिए स्वामी सहजानंद। ठीक है, इसका कारण क्या था बिहार में किसान आंदोलन का? जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली, बकास्त जमीन की वापसी, ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे। अब इसमें क्या किया गया कि सन 1929 में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन, यानी बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद ने 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी में कि कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर के बड़हिया ताल में बकास्त भूमि की वापसी के लिए आंदोलन चलाया। यानी कार्यानंद शर्मा जो थे वो मुंगेर के बड़हिया ताल में बकास्त भूमि की वापसी के लिए आंदोलन चलाया। गया में यदुनंदन शर्मा ने आंदोलन चलाया। ठीक है, तो इसके रिजल्ट निकले लास्ट में। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन। तो बिहार में किसान आंदोलन 1930 से 40 में हुआ। प्रभावित क्षेत्र था जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखुपुरा। ठीक है, इसमें नेता आ जाते हैं सोहन सिंह, भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा रूर सिंह। तो पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ था, अभी तो हम लोग बिहार में किसान आंदोलन देख रहे थे, जो पंजाब में किसान आंदोलन हुआ इसके प्रमुख नेता कौन थे? सोहन सिंह, भाखना सिंह, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा रूर सिंह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका कारण। तो भू राजस्व में कटौती किया गया था, ऋणों के भुगतान में स्थगन हो गया। तत्कालीन कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, यानी अमृतसर और लाहौर का जो क्षेत्र था वहाँ पर भू राजस्व का पुनर्निर्धारण कर दिया गया, इसीलिए पंजाब में किसान आंदोलन हुआ। और क्या था कारण?
नहर कर राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि भी कर दिया गया। ये सभी प्रमुख कारण थे। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान, कांग्रेस व अकाली दल के प्रयत्नों से आंदोलन चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था और इससे प्रभावित क्षेत्र दिनाजपुर, जो बंगाल का है, दिनाजपुर वो था, रंगपुर था, जलपाईगुड़ी और मिदनापुर था। ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? कंपाराम और भवन सिंह, कंपाराम और भवन सिंह। ठीक है, इसका जो रीजन था वो था बटाईदारों ने फैसला किया कि आधा की जगह वे जोतदारों को 1/3 उपज देंगे। यानी जितने भी बटाईदार थे उसने फैसला क्या किया था कि आधा के जगह जोतदार जो थे उनको 1/3 उपज दिया जाएगा। यही कारण है कि तेभागा आंदोलन हुआ। रिजल्ट क्या निकला? सोहरावर्दी मंत्रिमंडल ने बंगाल वर्गदार अस्थायी नियमन विधेयक प्रकाशित कर आंदोलन को कानूनी वैधता प्रदान की। यानी सोहरावर्दी मंत्रिमंडल जो था उसने क्या किया कि बंगाल वर्गदार अस्थायी नियमन विधेयक प्रकाशित किया और आंदोलन को कानूनी वैधता भी प्रदान कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में होता है। ये तेलंगाना में ही होता है और इसका कारण था तेलंगाना आंदोलन का निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। यही था तेलंगाना आंदोलन का प्रमुख कारण। आते हैं रिजल्ट इसका देख लेते हैं। यह सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला आंदोलन रहा। कृषक गुरिल्ला आंदोलन सबसे बड़ा कौन था? तेलंगाना आंदोलन। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन किसानों को वापस लौटा दी गई इसी में, और भूमि के पुनर्वितरण हेतु अनेक कदम उठाए गए। यही इसका रिजल्ट निकला तेलंगाना आंदोलन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रमुख व्यक्तित्व और उनके योगदान। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इतना पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं और अगला वीडियो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व व उनके योगदान। तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आपको हर पल नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।